हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग अभी बात करेंगे PRT 1 to 5 में सारा सिलेबस, क्या क्या सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, चाहे वो भाषा की बात हो जाए और चाहे सामान्य अध्ययन की, पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 30 नंबर का जो भाषा पूछा जाता है उसके बारे में। 8 प्रश्न इसमें अनिवार्य है जो इंग्लिश पूछता है। 8 प्रश्न जो है अनिवार्य है, सभी के लिए है। सभी के लिए 8 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें पैसेज सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लगभग 5 प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल की एक बात करें तो आर्टिकल से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। बेसिक नॉलेज से 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से नहीं पूछे तो पार्ट ऑफ स्पीच से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इंग्लिश हो जाता है जो सभी को पढ़ना है, सभी को यहाँ से प्रश्न बनाना हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी व्याकरण की, जहाँ से 22 प्रश्न पूछा जाता है। 30 प्रश्न में हमको 30% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 9 अंक आ जाए तो हम पास हो जाते हैं, यानी कि 30 में हमें 9 अंक प्राप्त करना है। पास होंगे तभी हमारा सामान्य अध्ययन का जो कॉपी है वह चेक होगा और रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हिंदी में देखेंगे जो पैसेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला से प्रश्न पूछा जाता है, संधि समास से प्रश्न पूछे जाते हैं, मुहावरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, विलोम से प्रश्न पूछा जाता है, अनुलोम विलोम पर्यायवाची से प्रश्न पूछे जाते हैं, रस से, छंद से, अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी भाषा का विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इतना पढ़ लिया जाए तो आराम से 22-24 इस तरीके से आप आराम से बना लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समान अध्ययन में देखेंगे, मैथ देखते हैं, रीजनिंग देखते हैं, इसी तरीके से साइंस में देखेंगे, बिहार स्पेशल देखेंगे, क्या क्या पढ़ना चाहिए हमको। PRT 1-5 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है ना, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम लोग एक बार इन सारे सिलेबस को कवर कर ले, पढ़ ले एक बार, तो निश्चित तौर पे स्कोर हमारा बहुत अच्छा आ जाएगा, है ना। तो मैथ में देखते हैं, मैथ में प्रतिशत से प्रश्न जो है, परसेंटेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद LCM और HCF जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉग से प्रश्न पूछे जाते हैं, CISI से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लाभ हानि से प्रश्न पूछे जाते हैं, द्विघातीय समीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, सरलीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ की अगर बात किया जाए तो बिहार का विद्यार्थी है मैथ का मास्टर होता है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई मैथ का टीचर बना है तो बिहार से ही, बिहार उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मैथ का टीचर मिलेगा। मैथ उत्तर प्रदेश बिहार के विद्यार्थियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। मेंसुरेशन भी पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है और दशमलव पढ़ना है, अनुपात पढ़ना है, औसत भी पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है और भिन्न भी पढ़ना है। मैथ में अगर इतना कर लिया जाए तो आराम से 16-17 प्रश्न जो पूछा जाता है आराम से बन जाएगा, निश्चित तौर पे बन जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग रीजनिंग देखेंगे, जहाँ से 16 से 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ क्लॉक जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ब्लड रिलेशन से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद कैलेंडर है, कैलेंडर से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, अल्फ़ाबेट ऑर्डर से प्रश्न पूछे जाते हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डर है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इतना भी कर ले, प्रैक्टिस सेट का बार बार हम लोग अभ्यास कर ले तो मैथ रीजनिंग गड़बड़ नहीं होगा, यहाँ से सॉलिड नंबर मिलता है। अगर मानते हैं 30 प्रश्न अगर पूछता है मैथ और रीजनिंग को मिला करके, तो अधिकतर विद्यार्थी होगा 28-29, कोई विद्यार्थी होगा जो 30 में, है ना, 30 में 30 नंबर लेकर के आएगा। बिहार के विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों में ये मेरिट होता है मैथ और रीजनिंग को लेकर के। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
यहाँ से लगभग 18 से 20 प्रश्न अकेला पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में टॉपिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले 1885 से लेकर के 1905 का जो कालखंड है, जिसको हम लोग उदारवादी और नरमपंथी के नाम से जानते हैं, इसे पढ़ना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है 1905 से लेकर के 1918 के काल को हम लोग उग्रवादी और गर्मपंथी के नाम से जानते हैं, इसे पढ़ना होगा। इसमें बहुत सारा चीज़ें है ना, अलग अलग करके डिवाइड हम लोग सब पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो हो जाता है गांधी युग, और गांधी युग को 1919 से लेकर के 1948 का या 1950 तक हमको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग पॉलिटी में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। संविधान में भाग जो है, भाग से प्रश्न पूछा जाता है। पढ़ना भी कुछ इसमें बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम वहाँ तक बात कर रहे हैं जहाँ से अगर पढ़ लिया जाए तो प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। 1.0 देखते होंगे, 2.0 होंगे, और 3.0 में जितने भी प्रश्न हैं अधिकतर प्रश्न पूछा गया। अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर 50 अनुच्छेद तक भी अगर कंप्लीट कर लिया जाए तो बिहार शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद संविधान का जो स्रोत है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुसूची से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद संविधान संशोधन भी आई है, किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और प्रमुख जो समितियाँ हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 to 5 में पीआरटी में हम लोग देखते हैं ये सब चीज़ें अधिकतर पूछा जाता है। चलिए बिहार स्पेशल में, बिहार के विद्यार्थियों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करता, लेकिन अगर बिहार से अलग राज्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी के लिए उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल है वहाँ के लिए समस्या नहीं है, लेकिन बिहार के विद्यार्थियों के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का स्पेशल समस्या है, उसी तरह से बिहार स्पेशल जो है उत्तर प्रदेश अन्य विद्यार्थियों के लिए समस्या हो जाता है। तो कम से कम इसको अच्छा से करना पड़ेगा ताकि स्कोर है। तो हमें इसमें पढ़ना है बिहार का भूगोल। बिहार के भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बिहार का इतिहास है, इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बिहार की राज्य व्यवस्था से भी प्रश्न पूछा जाता है। और साथ ही साथ बिहार का जो करेंट अफेयर्स है, बिहार के करंट अफेयर्स की वैल्यू भी बिहार की एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा है। और बीपीएससी में देखिएगा, सिविल सर्विस में 30 प्रश्न जो पूछा जाता है, उसमें 10 से 12 प्रश्न अब पूछे जाने लगे हैं बिहार के करंट अफेयर्स से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साइंस का। साइंस में हम लोग देखेंगे फिजिक्स में प्रश्न जो पूछे जाते हैं अक्सर, प्रकाश लाइट से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाश परावर्तन अपवर्तन से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रकाश तरंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, परमाणु से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, और गुरुत्वाकर्षण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिज्म में देखते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र है, बल और क्षमता है, भौतिक नियम से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। क्या क्या नियम है, उदाहरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। चुंबकीय जो प्रभाव है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है फिजिक्स में। उसके बाद देखते हैं हम लोग केमिस्ट्री में पीएच का जो पैमाना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरा कंपटीशन टाइप से ही अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ लें तो सारा का सारा जो प्रश्न है पूरा टकरा जाएगा। बस एक गाइड कर लीजिए, सबके साथ गाइड है। अगर गाइड को हम लोग ध्यान से, लेकिन पढ़ने के बाद, सारा एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ने के बाद ही वहाँ पे फ़ायदा आपको मिलेगा। तो पीएच पैमाना हो जाएगा। अम्ल, क्षार और लवण पढ़ना है। केमिस्ट्री में उत्प्रेरक पढ़ लीजिए। रासायनिक नाम व सूत्र भी पढ़ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया जो है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी में अधिकतर प्रश्न जो है बायोलॉजी से पूछा जाता है ना। आप लोग भी कम से कम अध्ययन करिएगा। 1.0, 2.0, 3.0 में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, एक बार ज़रूर अध्ययन करना चाहिए। सारा प्रश्न इकट्ठा मिल जाएगा। मार्केट में बहुत सारा मैगजीन है, बहुत सारा, जैसे घटना चक्र हो जाता है, और यूथ कंपटीशन का भी है। वो सारा मतलब जो प्रश्न पूछा गया है सब इकट्ठा कहीं ना कहीं उसमें है। तो चाहे तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, आपको अनुभव होगा, मूल्यांकन कर पाइएगा, और इससे ये पता चलेगा कि हम सही पढ़ रहे हैं।
है ना। आपको ये पता चलेगा कि हम एनसीईआरटी एससीईआरटी की महत्व के बारे में क्यों बार बार कहते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग ये आनुवंशिकी पढ़ेंगे, मानव नेत्र और मस्तिष्क के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। विटामिन से तो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, विटामिन हो गया, मानव रोग हो गया, है ना, वायरस जनित रोग हो जाता है, बैक्टीरियल हो जाता है, फंगल हो जाता है, इस तरह से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव रोग प्रमुख शाखा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तंत्रिका तंत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रजनन है, मानव प्रजनन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए पादप जगत का वर्गीकरण जो है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हार्मोन में देखेंगे तो हार्मोन दोनों से, मानव के हार्मोन और पौधों में हार्मोन, इसके वजह यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और पौधों में जो रोग होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर डेली 6 से 8 घंटा 10 घंटा अगर काम कर दिया जाए 3 महीनों तक, 4 महीनों तक, तो किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पढ़े नहीं हैं, है ना, आप मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में पढ़े ही नहीं हैं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। आप बहुत कुछ जानते हैं। बस एक बात सही तरीके से जो डाटा है उसको कलेक्ट करने की ज़रूरत है। एक बार कॉन्सेप्ट और फैक्ट हो जाए, फिर आपका कंपटीशन, आपका स्कोर जो है वो बढ़ जाता है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे भूगोल और पर्यावरण। भूगोल का ही एक पार्ट हो जाता है, इन्वायरमेंट, और पर्यावरण जो है यहीं से पूछा जाता है। अगर हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ेंगे सही तरीके से तो सारा का सारा प्रश्न भी है यहाँ से बन जाएगा। तो मानव भूगोल पढ़ लेंगे। उसके बाद देखेंगे तो जनसंख्या से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनजातीय जो समूह है यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर से तो हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। संसाधन से प्रश्न पूछे जाते हैं। मनुष्य और पर्यावरण, है ना, उनके बीचों के संबंध के बारे में बहुत सारा चीज़ें हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण भूगोल देखिएगा, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। पारिस्थितिकी एवं जैव भूगोल जो है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अभी के समय में प्रदूषण से भी प्रश्न बनने लगे हैं। आपदा से प्रश्न पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोम और प्राकृतिक प्रदेश से प्रश्न बनाए जाते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लास्ट में देखते हैं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स की वैल्यू भी इतना ही है, ये नहीं कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सौतेलापन व्यवहार करेंगे कि चलो बाद में हम पढ़ेंगे, क्योंकि करेंट अफेयर्स इतना जल्दी नहीं हो पाता। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर करेंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद मैगजीन कोई मंथली है, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो जाए या क्रॉनिकल हो जाएगा, जो भी आपको पसंद है उसको पढ़ लीजिए। करेंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से पूछे जाते हैं, है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए पुरस्कार से प्रश्न पूछे जाते हैं, खेल से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंडेक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार का करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर आते आते। योजना परियोजना से प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर से प्रश्न पूछे जाते हैं। सम्मेलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। नियुक्तियाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हो, राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हो और बिहार की नियुक्तियाँ हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडेक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। युद्ध अभ्यास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग एक रणनीति के तहत देखिए, लाइफ में जब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, डिसिप्लिन कहने का मतलब है कि अगर 8 घंटा पढ़ना है तो किसी भी तरह 8 घंटा पढ़िए, डेली पढ़िए। सफल लोगों में और असफल लोगों में खास अंतर होता है। सफल लोग जो होते हैं किसी भी हालात में वो 8 घंटा टाइम खुद पे देते हैं, और असफल लोग पार्टी सार्टी हुआ, बर्थडे हुआ, कुछ भी हुआ, शादी वादी हुआ, उसमें चल जाएंगे। अरे जाना ही है तो 8 घंटा पढ़ लीजिए, 8 घंटा पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो भी बर्थडे पार्टी मनाना है मनाइए, जो भी शादी विवाह में जाना है जाइए। 8 घंटा पढ़ने के बाद आप वहाँ भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सफल लोगों में ये गुण पाया जाता है, और सफल लोगों में सबसे बड़ी बात है कि 8 से 10 घंटा बैठने की कैपेसिटी वो खुद डेवलप करते हैं, रखते हैं। क्योंकि पढ़ना इतना आसान काम नहीं होता, पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। 8 से 10 घंटा अकेले बैठ कर के किताबों के साथ संघर्ष करना, ये वाकई में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन नौकरी अगर चाहिए तो मात्र 3-4 महीने 5 महीने लगातार, है ना, बने रहिए। और ये सारे सोर्स पढ़ने के लिए आपके पास एनसीईआरटी और एससीईआरटी से बेहतर कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपको पढ़ना होगा किसी भी हालत में। एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे आपका कमांड बन जाता है तो फिर एक बार में ही आप
बिहार शिक्षक भर्ती 1 to 5 जो है आप आराम से निकाल लेंगे, कोई दुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, निश्चित तौर पे निकल जाएगा 1 to 5। तो ये सब चीज़ होता है, अगर ये सब चीज़ें खुद पढ़िए, है ना, खुद से कुछ नोट्स बनाते रहिए। खुद का नोट्स बनाया हुआ हमेशा याद रहता है ना। दूसरे का नोट्स पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एससीईआरटी पढ़ रहे हैं तो खुद का नोट्स बनाते रहिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसका, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और हम लोग अभी हमारे ही अभी सक्सेस मास्टर भाई अनूप सरकार आप देखते हैं, यहाँ पे टोटल आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी का क्लास मिलेगा। 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक हम यहाँ पर स्टडी करा रहे हैं। तो ज़रूर जुड़े रहिए, है ना। इसका फ़ायदा आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा जब आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथियों के बीच में ज़रूर इसको एक बार शेयर करें, है ना। और इस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना। और हम भी पूरे एनर्जी के साथ डेली हम भी उतना ही मेहनत करते हैं। जैसे आपको बोलते हैं कि अगर हम 2 घंटा आपको पढ़ा रहे हैं तो घर पे जा कर के कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़िए, लेकिन हम ही खुद मेहनत आप ही लोगों के लिए, है ना, इतना मेहनत, क्योंकि जॉब होना अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जो कीमती समय, अभी देखिए अधिकतर लोगों का पूरा जवानी ऐसे ही बीत जाता है। इस भारत की सबसे कीमती संसाधन है, ये कीमती संसाधन ऐसे नहीं बर्बाद होना चाहिए। इसलिए 6 महीने में कुछ नहीं जाता है। 6 महीने अगर 6 घंटा भी अगर आप पढ़ते हैं लगातार, तो आपका कंपटीशन जो भी देना चाहते हैं, है ना, जो भी देना चाहते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जो भी देना चाहते हैं आप निश्चित तौर पे कंप्लीट करेंगे। बस एक सही डायरेक्शन में और सही डिसिप्लिन में पढ़ाई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।